इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय का निरूपण और गॉस की प्रमेय के कुछ एप्लीकेशंस। गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी गोली को उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अचानक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इनके ग्राफ देखेंगे। मान लिया ये कोई गोलीय कोश है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है और इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर, और इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ये प्लस क्यू आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित होगा। अब ध्यान दीजिए, गोली कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, इसलिए अगर दूरी स्मॉल आर जो है वो लेस देन आर होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अगर आर से कम दूरी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। और यहाँ पे आर लेस देन कैपिटल आर, और जब आर इक्वल टू आर के हो जाएगा, यहाँ पे दूरी आर है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ना कुछ होगी। मानिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे दूरी R जो है ग्रेटर देन कैपिटल R होगी, ये वाला रीजन, यहां से जब R का मान कैपिटल R से बड़ा होगा तो जैसे R का मान कैपिटल R से बड़ा होगा तो वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। और कैसे घटेगी? R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके आगे ग्राफ जो है वो इस प्रकार से जाएगा, और जब R का मान अनंत हो जाएगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अर्थात ग्राफ कहीं पर भी x अक्ष को टच नहीं करेगा और यहाँ पर E प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर होगा। ये गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ होगा। अगर दूरी का मान जो है ये इधर तरफ r है और इधर तरफ E है, अगर r का मान लेस देन कैपिटल R हुआ अर्थात गोली कोश की त्रिज्या से कम है तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहेगी, और यदि R है तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ मान होगा, वो मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वो पॉइंट इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उसके आगे बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुसार घटेगी। दूरी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ग्राफ इस प्रकार से होता जाएगा, और ये ग्राफ x अक्ष के अधिक दूर जाने पर, बहुत अधिक दूर जाने पर x अक्ष के समांतर हो जाएगा, लेकिन x अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। कहां पे टच करेगा? जब r का मान अनंत होगा। अब हम ज्ञात करेंगे अचानक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ठोस गोले के अंदर भी आवेश होता है। मान लिया ये अचानक ठोस गोला है और जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इस ठोस गोले के अंदर भी आवेश होगा जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब हमें इस ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ पता करना है। इसके अंदर भी आवेश होगा, वो आवेश गोले के अंदर समान रूप से वितरित होगा। अब अगर स्मॉल r का मान गोले की त्रिज्या से कम है, इधर तरफ दूरी r और इधर तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अगर r का मान कैपिटल R से कम है तो उस कंडीशन में E प्रोपोर्शनल टू R होता है, E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। यदि R लेस देन कैपिटल R तो E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन R कैपिटल R। तो इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होगा। कब? जब R का मान कैपिटल R से कम है। तो ऐसी कंडीशन में जब R का मान कैपिटल R से कम है तो ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा होगी, ग्राफ का मान बिल्कुल इस प्रकार से जाएगा, और जब R का मान कैपिटल R होगा उस समय तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है।
और फिर उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे आर लेस देन कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर वाला पॉइंट हुआ। अब जैसे जैसे आर का मान कैपिटल आर से अधिक होगा वैसे वैसे ग्राफ फिर से पहले वाले ग्राफ की तरह का बनेगा और ये ग्राफ बिल्कुल इस प्रकार से जाएगा और आगे फिर एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। एक्स अक्ष को कहां पे टच करेगा? जहां अनंत होगा, अर्थात आर बराबर अनंत पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहेगा, यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू r है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कैपिटल। इसे एक बार समझते हैं। देखिए ये गोली कोश है, गोली कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, अतः गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यदि त्रिज्या या दूरी गोली कोश की त्रिज्या से कम है, ऐसी कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये दूरी कैपिटल आर है, इसके अंदर वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहाँ पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है इस वाले भाग। उसके आगे जब आर पर पहुंचते हैं तो आर पर वैद्युत क्षेत्र ये हो जाता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r इसका इस पॉइंट। और उसके आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वहां पे E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो ग्राफ 1/r² के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा और x अक्ष को कहीं पे टच नहीं करेगा क्योंकि x अक्ष को अगर टच करता है तो वहां पे r बराबर क्या होगा? अनंत। r बराबर अनंत पर इसका मान 0 होगा। इस प्रकार से ठोस अचालक गोले के कारण ग्राफ में देखेंगे तो जब गोले के अंदर कोई बिंदु लिया जाएगा उस कंडीशन में गोले के अंदर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, केवल केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो गोले के अंदर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो जब तक गोले के अंदर रहते हैं तो उस कंडीशन में E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होता है। E प्रोपोर्शनल सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। तो वहां पर ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी और जब r पर पहुंचेंगे वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम हो जाएगा और जब कैपिटल R से और अधिक दूरी हो जाती है अर्थात गोली कोश के या ठोस गोले के बाहर निकलते हैं उस कंडीशन में E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। जैसे गोली कोश के कारण वैसे ही अचालक ठोस गोले के कारण भी वक्र का या ग्राफ का व्यवहार होगा और ग्राफ उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा जिस प्रकार से गोली कोश में r greater than r पर। अगला डेरिवेशन है अनंत लंबाई के चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जिसको प्लस q आवेश दिया गया है। ये प्लस q आवेश इस चालक पर समान रूप से वितरित हो जाता है और इस चालक तार से r दूरी पर किसी भी स्थिति में ले सकते हैं। इस चालक तार से r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए क्या करते हैं? r त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिससे कि समस्त आवेश इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर आता है। इस बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r और ये स्मॉल r क्या है? चालक तार से उस बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब स्मॉल r त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इस बेलनाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, क्योंकि इस बेलनाकार जो पृष्ठ है इसमें 3 सतह है, 2 समतल और एक वक्राकार। अब क्या करेंगे? इसमें 3 पृष्ठों से फ्लक्स गुजरेगा, 1 2 इन पृष्ठों से और एक ये वक्र पृष्ठ। मान लिया इस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1 है और इस वक्र पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA2 है और इधर वाले पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA3। जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो पॉइंट P पर ज्ञात करना है
पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर होगी, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर होगी। तो वक्र पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के बीच का कोण शून्य होगा। बाकी जो समतल पृष्ठ हैं इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। यदि इन पृष्ठों से गुजरने वाला सूक्ष्म क्षेत्रफल d फाई हो तो d फाई इक्वल टू d फाई 1 प्लस d फाई 2 प्लस d फाई 3। तो समझ लीजिए इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई के किसी चालक तार को प्लस q आवेश दिया गया है, यह प्लस q आवेश चालक तार पर समान रूप से वितरित है तथा चालक तार के आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। माना इस चालक तार से r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसके लिए r त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिससे समस्त आवेश इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर आ जाए। यह बेलनाकार पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ का कार्य करता है। यदि इन पृष्ठों पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1, dA2, dA3 दिए जाएं तो इनसे गुजरने वाला फ्लक्स d फाई इक्वल टू d फाई 1 प्लस d फाई 2 प्लस d फाई 2। तो d फाई इक्वल टू d फाई 1 हो जाएगा E डॉट dA1, d फाई 2 होगा E डॉट dA2, d फाई 3 होगा E डॉट dA। क्योंकि A1, dA1 और E के बीच का कोण 90 डिग्री है तो यहां पे हम लिख सकते हैं E dA1 cos 90 प्लस E और dA2 के बीच का कोण 0 है, इसको लिख सकते हैं E dA2 cos 0। E और dA3 के बीच का कोण 90 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं E dA3 cos 90। cos 90 का मान 0, यहाँ cos 90 का मान 0, अतः d फाई ये वैद्युत फ्लक्स है, इसको फाई e से लिख सकते हो। d फाई e बराबर होगा E dA1 cos 90 0 प्लस इसको लिख सकते हैं E dA2 और प्लस ये भी 0। अतः वैद्युत फ्लक्स d फाई e बराबर आएगा d फाई e बराबर E dA2। ये dA2 क्या है? ये बेलन के वक्र पृष्ठ पर लिया गया एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। अतः इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E A2। यहाँ पे A2 क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो फाई E बराबर E इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई R L। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय से कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है फाई E बराबर 1/ε0 इंटू Q। क्योंकि ये भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, ये भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से E इंटू 2 पाई आर एल बराबर 1/ε0 इंटू Q। E इक्वल टू आएगा 1/2 पाई ε0 Q/R इंटू L। क्योंकि Q/L लैम्डा होता है आवेश का रेखीय घनत्व
अतः E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L के स्थान पे लैम्डा अपान R। ये अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। यहाँ पे लैम्डा क्या है? Q अपान L, जिसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। अब हम गॉस की प्रमेय का अगला अनुप्रयोग जानेंगे कि उसकी सहायता से किस प्रकार अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। मान लिया ये कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। इस प्रकार से ये कोई चादर है और इसको प्लस Q आवेश से आवेशित किया गया और इस चादर से R दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए, किसी भी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो चादर के तल के लंबवत होती है। अगर ऐसा नहीं है कि चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कुछ घटक अगर अंदिश भी होते तो यहाँ पे देखिए, मान लिया एक यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु A है, यहाँ पे एक बिंदु B है और इस बिंदु के कारण यदि यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी E1। E1 के दो घटक होंगे, एक E1 cos थीटा और दूसरा E2 E1 sin थीटा। इसी प्रकार से अगर इस बिंदु के कारण, अगर हम केवल इस बिंदु के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यहाँ पे देखते हैं कि इस दिशा में भी एक वैद्युत क्षेत्र E1 sin थीटा लग रहा है। अर्थात इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस चादर के, इस समतल आवेशित चादर के अंदर आवेश पर कुछ ना कुछ बल लगेगा जिसके कारण आवेश गतिमान अवस्था में होगी। और चूंकि ये चादर स्थिर अवस्था में है इसलिए इस चादर के अंदर आवेश गतिशील नहीं हो सकते, अर्थात ये वैद्युत क्षेत्र नहीं लगना चाहिए। इसके लिए बिंदु B के कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा E2 और इस E2 की भी दो दिशाएं होंगी, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। इधर वाला E2 cos थीटा होगा और इधर वाला E2 sin थीटा। अगर ये दोनों बराबर हों तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे और परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसी दिशा में रहेगा और क्या होगा? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, अर्थात E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर E1 E2 बराबर हैं तो 2E cos थीटा। इसका मतलब ये है कि हम पूरी चादर को दो छोटे छोटे, हर जगह दो अवयवों में विभाजित करेंगे और उन दो अवयवों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे जो कि चादर के लंबवत होगी। तो इस प्रकार से हम किसी एक पॉइंट को न मान के दो सूक्ष्म क्षेत्रफल मानेंगे, उन दो सूक्ष्म क्षेत्रफलों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। मान लिया ये कोई समतल आवेशित चादर है और इस समतल आवेशित चादर को प्लस Q आवेश दिया गया है। यह प्लस Q आवेश चादर पर समान रूप से वितरित हुआ है और इस समतल आवेशित चादर से R दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2R लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। 2R लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके आधार का क्षेत्रफल या जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 है। ये 2R लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ ले लेते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 है। अब इसके कारण, इस R दूरी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इधर भी R, चादर को इस प्रकार से रखते हैं
ये जो 2r लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ है चादर के द्वारा आधा आधा हुआ, तब क्या करेंगे, इस r के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, r लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस r लंबाई का जो गॉसियन पृष्ठ किया गया इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर लेंगे, वही संपूर्ण चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मान लिया इस जो बेलनाकार पृष्ठ है, इस बेलनाकार पृष्ठ के समतल भाग पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1 दिया गया और इसके वक्र पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA2 दिया गया है तथा दूसरे समतल भाग पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA3 दिया गया है, dA3 दिया गया। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल चादर के लंबवत होगी, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA1 के बीच का कोण 0 होगा तथा E और dA2 के बीच का कोण 90 डिग्री होगा और E तथा dA3 के बीच का कोण भी 0 डिग्री होगा। dA3 और E के बीच का कोण 0 होगा, dA1 और E के बीच का कोण 0 होगा तथा dA2 और R के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अतः इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर d फाई 1 प्लस d फाई 2 प्लस d फाई, d फाई इक्वल टू d फाई 1 हो जाएगा E डॉट dA1, d फाई 2 होगा E डॉट dA2 और d फाई 3 होगा E डॉट dA। इसे एक बार फिर समझ लीजिए, माना अनंत विस्तार की एक बेलनाकार चादर है जिसको प्लस की आवेश से आवेशित किया गया है। इस बेलनाकार चादर से r दूरी पर इसके लंबवत किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम 2r लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं और चादर को इस प्रकार रखते हैं कि ये चादर 2r लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ को दो बराबर भागों में विभाजित करें। यदि इनके समतल पृष्ठों पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1 और dA3 हो तथा वक्र पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA2 हो तो इससे गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर, इस प्रकार से लिखेंगे, फिर d फाई E इक्वल टू E डॉट dA1 होगा E dA1 cos 0 प्लस E डॉट dA2 E dA2 cos 90 प्लस E dA3 E dA3 cos 90। E dA1 का 0, इसका का 0 का मान 1 होता है, तो यहां से लिखेगा E dA1 d फाई E इक्वल टू E dA1 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा, यहां से लिखेगा E dA3। अतः संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा EA1 और प्लस EA3, क्योंकि A1 और A3 दोनों बेलनाकार पृष्ठ के क्रॉस सेक्शन एरिया हैं, अतः दोनों के मान बराबर हैं, अतः फाई इक्वल टू EA प्लस EA, अतः फाई इक्वल टू 2EA। अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय पाई इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू q, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से यहां से 2EA इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू q या E इक्वल टू आएगा q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A।
Q अपान ए आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो Q अपान ए को सिग्मा लिखा जा सकता है, अतः E इक्वल टू आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। फार्मूले से पता चलता है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अतः चादर से दूरी चाहे जितनी हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही रहेगी। ये व्यापक सूत्र है और ये क्योंकि अनंत विस्तार की समतल आवेशी चादर के कारण निकाला गया है, ये जैसा अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण होता है, वैसा ही सूत्र परिमित लंबाई की समतल आवेशी चादर के कारण भी होता है। इस प्रकार हम गॉस के प्रमेय की सहायता से समतल आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और समझते हैं कि माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशी चादर है, जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। इस समतल आवेशी चादर से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम 2r लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं और चादर को इस प्रकार से रखते हैं कि ये बेलनाकार पृष्ठ को दो बराबर भागों में विभाजित करें। यदि इनके पृष्ठों पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1, dA2, dA3 दिए जाएं, तो इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅1 + d∅2 + d∅3 होगा। क्योंकि E और dA1 के बीच का कोण 0 डिग्री है, अतः इससे गुजरने वाला फ्लक्स dA1 cos 0। E और dA2 के बीच का कोण 90 डिग्री है, अतः d.dA2 होगा dA2 cos 90। E और dA3 के बीच का कोण भी 0 डिग्री है, अतः यहाँ से होगा dA3 cos 0। इसको सरल कर लेंगे और यहाँ से फाई करके आ जाएगा 2EA। जो A3 और A1 दोनों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हैं, दोनों बराबर हैं, अतः A1 बराबर A और A2 बराबर A। यहाँ पे A क्या है? बेलनाकार पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अतः फाई बराबर 2EA। अब गॉस के प्रमेय लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, इससे E का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब हम दो प्लेटों के बीच तथा उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये ज्ञात करेंगे। मान लिया ये दो प्लेटें हैं जो समान प्रकार के आवेश से आवेशित हैं। अलग अलग प्रकार के आवेश से भी आवेशित हो सकती हैं प्लेटें और दोनों का तरीका एक ही होगा। मान लिया ये दोनों दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों को प्लस Q आवेश से आवेशित किया गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इन दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु Q या Q डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो बिंदु P इनके बीच में कहीं पर भी लिया जाए, जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वही इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्योंकि प्लेट ये वाली धनावेशित है, तो इस धनावेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस प्लेट से दूर की ओर, और इस धनावेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस प्लेट से दूर की ओर। धनावेश या धनावेश प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। मान लिया पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो E1 की दिशा दूसरी प्लेट की ओर होगी और दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और E2 की दिशा पहली प्लेट की ओर होगी। हम जानते हैं कि किसी भी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और ये किधर होगा? प्लेट बिंदु P के लिए पहले निकालेंगे, बिंदु P के लिए ये हो जाएगा प्लेट 2 की। अब दूसरी प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी दिशा किधर होगी? प्लेट 1 की। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, चूंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग दिशाओं में हैं, E इक्वल टू होगा E1 माइनस E2। सिग्मा E1 इक्वल टू E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। अतः P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0। अर्थात प्लेटों के अंदर अगर समान आवेश से आवेशित प्लेटें हैं तो प्लेटों के अंदर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अगर प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर क्या करें तो बिंदु Q पर फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर की ओर और सेकंड प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर की ओर, E1 और E2 दोनों प्लेटों से दूर की ओर होंगी और दोनों की दिशाएं एक ही होंगी। अतः बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आएगी E1 प्लस E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से Q डैश पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अर्थात अगर दो प्लेटें समान रूप से आवेशित हैं तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और उनके बाहर बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और अगर विपरीत प्रकार की आवेशों से आवेशित प्लेटें हैं तो बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी और बाहर 0। अब स्टूडेंट्स करना क्या है कि ये डेरिवेशन तैयार करने हैं और इस एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं, जो फार्मूले हो चुके हैं, वो न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करेंगे। जो न्यूमेरिकल नहीं आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।